सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज करने क्या गए। मुल्क में जैसे एक के बाद एक बिल्स मंजूर होने लगे, नई नई कानून साजियाँ होने लगी और न सिर्फ इलेक्शन एक्ट का तरमीमी बिल मंजूर करवाया गया बल्कि नाअहली की मुद्दत जो कि 5 साल हो चुकी है उसको भी असम्बली से मंजूर करवाया गया और फौरी तौर पर कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी के पास भेजा गया ताकि वो दस्तखत करें और जल्द से जल्द वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। फिर बजट 2023 को भी मंजूर करवा लिया गया। अगर आरिफ अलवी मौजूद होते तो शायद इनमें से किसी एक बिल पर या नाअहली की मुद्दत वाले बिल पर जरूर वो एतराज़ करते और हो सकता है कि इलेक्शन एक्ट पर भी उनका एतराज़ होता, चूंकि उसमें सदर के इख्तियार को बिल्कुल महदूद कर दिया गया। जिस वक्त ये सारी कानून साजी मुल्क में हो रही थी, ये बिल्स पास करने का सिलसिला चल रहा था, उस वक्त दुबई में बड़ी अहम मुलाकातें हो रही थी। वहाँ पर ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग की लीडरशिप भी मौजूद थी और मियाँ नवाज शरीफ लंदन से वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर क्या मामला तय पाए हैं। ओन चौधरी को यहाँ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का कोई खुसूसी पैगाम लेकर वहाँ भेजा गया, वो पैगाम क्या था और अब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के लिए किस तरह से पाकिस्तान की सियासत में वापसी की राहें हमवार हो रही पर गुफ्तगू करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। शुएब शाहीन साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम रोकड़ी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ज़रा जो नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई है, इसके बाद अब बज़ाहिर मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की राहें बिल्कुल हमवार हो चुकी हैं, ये कितना टाइम लगेगा और किस तरह से इस कानून साजी को आप देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो तय है कि ये आइन की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था। आइन की तशरीह यानी आर्टिकल 62(1)(f जो है, क्या उसमें जो नाअहली की जो मुद्दत है उसका मेयाद नहीं है। जब उसकी मेयाद नहीं है तो उसका क्या इम्पेक्ट आएगा। यानी ये वो है कि जिसमें सादिक व अमीन नहीं रहे कोई भी शख्स है, तो जब उसकी तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि ये ताहयात नाअहली होगी, तो अब पार्लियामान को ये अख्तियार तो ज़रूर हासिल था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के इम्पेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उनको ये टाइम बाउंड आइन में देना चाहिए था, जो कि उन्होंने इसमें नहीं दिया। उसके लिए दार 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इन्होंने सादा कानून साजी करके इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी और ये लिखा कि जनाब इसमें जो आर्टिकल 62(1)(f के तहत नाअहली है वो 5 साल के लिए तस्वुर की जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कानून साजी जो है वो आइन का मुतबादिल हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वो नलीफाई कर सकती है। तो ये जो रीज़न दी है या ये जो तरीक़ाकार इन्होंने अडॉप्ट किया है वो गैर आइनी है और मेरा ख्याल है कि अगर किसी शख्स ने उसको चैलेंज किया या ये मैटर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया तो मेयरली ऑन दिस ग्राउंड ये सेटिसाइड हो सकता है। लेकिन टिल टुडे आज तक अगर ये एक्ट बन चुका है तो फिर जब तक कि कोर्ट उसको सस्पेंड करे या उसको सेटिसाइड ना करे तब तक इसका इतलाक़ रहेगा और इसके एप्लीकेबिलिटी के साथ ही जहांगीर तरीन की नाअहली ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी 5 साल बाद और नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली की हद तक तो वो उसको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए जो मुश्किलात उससे ज़्यादा हैं वो हैं अल अज़ीज़िया केस में और एवन फील्ड डिपार्टमेंट के केस में उनकी सज़ा जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील वहाँ उनकी पेंडिंग है और वहाँ से वो मुजरिम भी हैं और वहाँ से वो एब्सकॉन्डर भी हैं। यानी जिसको अगर हम उर्दू में भगोड़े कह दें तो वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि वो कन्विक्टेड हैं और साथ एब्सकॉन्डर हैं, जी मफरूर हैं। तो वो उनकी जब तक वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक वो आएंगे नहीं, ज़मानत में नहीं जाएंगे या अपनी अपील को रेस्टोर नहीं कराएंगे और उसको मेरिट पे डिसाइड नहीं कराएंगे तो उनके लिए मुश्किलात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कानून साजी से उनको कोई सच फौरी तौर पर कोई फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये सारी कानून साजी हुई इसलिए कि ताकि उनको फ़ायदा दिया जा सके और बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि एक तरफ तो पार्लियामान है सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक सारी कानून साजी कर रही है, अवाम गुर्बत बेरोज़गारी और महंगाई की चक्की तले पिसी हुई है और हमारी सियासी अशराफिया दुबई में बैठ के 25 करोड़ लोगों की किस्मत का फ़ैसला करने की बजाय वहाँ बैठ के सिर्फ अपने इक़्तिदार की बंदर बांट में मसरूफ़ हैं। और हालत ये है कि बाइडन और मोदी की जो मुलाकात है, उन्होंने जो मुल्क के ख़िलाफ़ जहर उगला है
उसके लिए ना तो हमारी सियासी अशराफिया जो इक़्तिदार और मुक़्तदर तबके हैं वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, ना मुल्क के हालात। अच्छा, शोएब शाहीन साहब, ये दुबई में जो कुछ तय हुआ है, किन मामलात पर बात हुई, इस पर हम खुर्रम रोकड़ी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले ज़रा आप ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये इस कानून को, इस बिल को कोई चैलेंज करता है अदालत में, तो ये जो इसमें जुर्म की नौयत है नाअहली की मुद्दत में कि कोई तौहीन अदालत के जुर्म का मुर्तकिब होता है, किसी ने असासे छुपाए होते हैं, तो ये नौयत की कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या सब पर एक ही तरह का कानून लागू हो जाएगा कि जी 5 साल के लिए नाअहली, अब वो नौयत कुछ भी हो, उसकी कितनी संगीन क्यों ना हो? देखें, अब तो अगर इस कानून को फ़र्ज़ करो एज़ इट इज़ नाफिज कर दिया जाता है और कोर्ट में कोई नहीं जाता और कोर्ट उसको सेटिसाइड भी नहीं करती है, तो फिर तो किसी भी किस्म की कोई नाअहली होगी तो दैट विल बी फॉर 5 years, उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बहरहाल अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाता है या नहीं जाता, या कोई डिसाइड या कोई पटिशन फाइल होती है, या वो कोर्ट का क्या फैसला आता है। तो लेकिन इसमें तय है। शोएब साहब, चूँकि आप भी ज़ाहिर चूँकि कानूनी माहिर हैं, तो आपकी नज़र में इस नौयत की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, यानी जिस नौयत का जुर्म हो उसी नौयत की नाअहली की मुद्दत का तयन होना चाहिए फिर? जी, इसमें मेरा ख़्याल है कि कुछ चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्ड किस्म की डिस्क्रिशन होनी चाहिए, जहाँ भी ऐसी कोई सिचुएशन हो और वहाँ लिख देना चाहिए। फ़र्ज़ करो कि अगर किसी ने इस तरह का कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, करप्शन में मुलव्वस है, कन्विक्शन हो गई है, या जिसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी एविडेंस आ गई है, तो उसको तो ताहयात नाअहली होनी चाहिए। और अगर कोई बंदा गलती से कोई, अब ज़ाहिर असासे बाज़ औक़ात इंसान भूल भी सकता है कि वो डिक्लेयर नहीं कर सका सम टाइम, और ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई ऐसे एसेट्स हैं जो वो लिखना भूल गया है, तो उसकी हद तक थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। तो ये इसमें बहरहाल इफ़ेक्ट ये इसका इफ़ेक्ट जो है वो देखना चाहिए कि उसका क्या होगा। फ़र्ज़ करो अगर एक बंदा करप्ट है और वो करप्शन में उसको सज़ा हो गई है और वो सज़ा जो है वो बरकरार है, और उसके बाद भी आप कहते हैं नहीं ये नाअहली जो है वो सिर्फ 5 साल के लिए होगी, तो इसका मतलब है उसको दोबारा मौका दें, वो मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, वो जा कर के दोबारा करप्शन करे और फिर इस मुल्क को लूटे। तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी सी तफरीक रखनी चाहिए। सही। तो खुर्रम रोकड़ी साहब, अब हमने देखा कि ये इस बिल के मंजूर होते ही नून लीग फ़ौरन हरकत में आई, एक कानूनी टीम तश्कील दी गई है, उसमें बड़े सीनियर तरीन वकला को शामिल किया गया है कि वो अब नवाज़ शरीफ के केसेस की पैरवी को बहुत तेज़ी से करेंगे। तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इस पर सोच रही है, जहांगीर तरीन साहब से मुतालिक भी इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आप लोग आगे चलेंगे? नहीं, हमारा केस आसान है, हमारा केस आसान है। इन चीज़ों को हम इस तनाजुर में देखें कि जुर्म के मुताबिक सज़ा दी जाती है, और करप्शन से बढ़कर जो जुर्म है वो वतन दुश्मनी है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो ज़्यादा चीज़ है। करप्शन के ऊपर क्या किसने क्या करप्शन की, और मियाँ नवाज़ शरीफ की मैं इम्पार्शल होके बिल्कुल अगर गुफ्तगू करूँ तो मियाँ नवाज़ शरीफ को एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो है उसको सामने लाकर ताउम्र के लिए हटा दिया गया था। मकसद सिर्फ ये था कि ओपन प्लेइंग फील्ड दिया जाए और एक ही बंदे को गोल पे आगे खड़ा कर दो और उसके सामने कोई भी मजबूत शख्सियत ना हो, ना उसको चैलेंज करे और ना उससे पूछे और ना लोगों को कहीं मुतहर्रिक कर सके। ये गोल था, और इस गोल का सबूत आपको ये देता हूँ कि एक मीटिंग हुई बनीगाला के अंदर। उस मीटिंग के अंदर बैठे थे तमाम जो मेन किरदार हैं इस पिछली गवर्नमेंट के, और वहाँ पे इन्होंने कहा कि किसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ को अब इस मुल्क से भी बाहर निकालो, क्योंकि इसका यहाँ होना भी हमारे लिए खतरा है। अच्छा। तो इंसानी जहांगीर तरीन साहब भी शामिल थे उसमें, मोहतरम उस मीटिंग में शामिल थे, चूंकि बहुत ही अहम पार्ट थे हुकूमत का। मैं नहीं सर, नहीं, मैं मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। मैं जहांगीर तरीन खान पे बाद में आऊँगा। मियाँ साहब नहीं, बनीगाला में जो मीटिंग हुई, बनीगाला में जो मीटिंग हुई, आप ये कहने के वहाँ उस हुकूमत के बड़े अहम तरीन लोग शामिल थे, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद थे। जहांगीर खान तरीन उससे नहीं, जहांगीर खान तरीन उससे पहले दूर कर दिए गए थे। बहुत पहले दूर कर दिए गए थे, क्योंकि उनकी प्रेजेंस बनीगाला में मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान में होती रहे, लेकिन ही वॉज नॉट रिक्वायर्ड इन बनीगाला, तो बनीगाला से उनको पहले ही दूर कर दिया गया था। अब बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो मियाँ नवाज शरीफ की जो प्रेजेंस थी वो पाकिस्तान में रिक्वायर्ड नहीं थी। फिर पूरा एक प्लान किया गया, वटेवर जो भी है, और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मियाँ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, और फिर उसकी बड़ी प्लीज भी दी गई वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम। और यही पेशकश इन्होंने आसिफ अली जरदारी को भी, उनको भी यहाँ से दूर करने की कोशिश की कि किसी तरीके से इनको भी मुल्क से बाहर भेज दें, लेकिन ही डिनाइड, ही डिडंट गो, और मियाँ साहब बाहर चले गए। बात यह है सर, बात यह है
कि इन तमाम ड्रामाज को और इन तमाम जो डिसेप्शन के प्लान्स हैं, इन तमाम को अब हम जान चुके हैं। अगर किसी को नहीं इल्म तो वो जानते बूझते ना जाने एक अलग चीज़ है। आप जुर्म के मुताबिक सजा देते हैं और एक तरफ एक शख्स को अमीन और पता नहीं क्या डिक्लेयर कर दिया, और जो जिस बुनियाद पर अमीन डिक्लेयर किया उसने हर दिन वो बुनियाद तोड़ी और करप्शन की हुई गहरी अंधी दास्तानें छोड़ी, गोगी टीके की सूरत में, और एक नेक्सस को डेवलप किया। और जिस मकसद के लिए हम आए थे कि करप्शन का खात्मा होगा और जो है वो आगे जाकर हम अहलियत की बुनियाद पर आगे लेकर चलेंगे और हम मुल्क को अपग्रेड करेंगे, हम मुल्क के अंदर इस्लाहात लेके आएंगे। उन तमाम को कूड़ेदान के अंदर फेंक के एक करप्शन की अंधी गहरी जो वादी है उसके अंदर हवाएं चलाई गई और हम तमाम ने वो चीज़ें भुगती। बात यह है कि पार्लिमान को इख्तियार हासिल है कानून बनाने का। पार्लिमान के अलावा अगर कोई कानून और बना सकता है तो बता दीजिए उसका। पार्लिमान कानून बनाएगी, पार्लिमान को कानून बनाने का इख्तियार हासिल है। और ये पिछले 1.5 साल से हम अच्छा देख रहे हैं कि पार्लिमान अपना काम कानून साजी का कर रही है। उससे पिछले 4 साल के अंदर जो कानून बने या जो पार्लिमानों ने कानून साजी का काम किया वो आपके और हमारे सामने है। अच्छा है, इस केओस और इस यानी कि एक शर में से भी खैर निकलता है, और अच्छा है इस शदीद केओस में और इस शदीद कन्फ्यूजन में काम करने की तरफ राग़िब हुए लोग और पार्लिमान ने कानून बनाए। इलेक्शन कमीशन को जिस मकाम पर होना चाहिए था वहाँ पर लेके गए। और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को कमज़ोर बुनियादों के ऊपर इस तरह की सज़ा देकर कैसे आप विक्टिमाइज़ करके उसको दूर कर सकते हैं। 4 साल गवर्नमेंट हासिल थी, फलाना केस है या हुदैबिया केस है या फलाना केस है। 4 साल की गवर्नमेंट में के अंदर शहजाद अकबर को समझाना था ना कि करप्शन ख़त्म कर, इस नेक्सस को छोड़ और नैब के कवानीन के मुताबिक सजा दो। एक कोई भी केस ट्रायल नहीं हुआ क्योंकि इनके पास एविडेंस सारे वीक थे। ये सारा डिसेप्टिव मूव है जिसको चलाया गया और जिसके रिजल्ट आज तक हम भुगत रहे हैं। अच्छी बात यह है, जो अच्छी चीज़ है कि इस डिसेप्शन का दौर गुजर गया और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसमें हम शामिल हुए थे, जब उसने कल्ट की सूरत इख्तियार की तो हम उसके आगे खड़े हो गए कि हम कल्ट का हिस्सा नहीं है आपकी, हम आपकी इस गंदी मुहिम का हिस्सा नहीं है, और हम उस पार्टी से साइड पे हो गए। मेरे भाई भी हैं क्योंकि ये उस पार्टी का हिस्सा नहीं है लेकिन कुछ चीज़ों से मुतासिर हैं, तो अगर ये जब बातें करते हैं तो मैं सुनता भी हूँ, मुस्कुराता भी हूँ कि अगर ये उस वक्त हमारे साथ होते और बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते और इनसाइड स्टोरीज का इल्म होता तो आज ये चीज़ें यहाँ पर ना कहते। दूसरी चीज़ है, ये अकामा की बुनियाद पर अगर आप ताउम्र कह रहे हैं कि नाअहल हो जाए, है वो हार्ट, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल फिगर के लिए। 5 साल नाअहली बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, अगर उसने ऐसा जुर्म किया है कि अगर उसने करप्शन भी नहीं की, वो टाइम पे आया, उसने बड़ी दयानतदारी से काम किया, लेकिन अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क दुश्मनी के ऊपर आ गया और उसने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया और 9 मई जैसे वाकयात को उसने डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट किया और उसके रिजल्ट के ऊपर उसने तालियां बजाई, ये बहुत बड़ा जुर्म है निस्बतन उसके। इसकी तो खुर्रम साहब अभी ज़ाहिर ये तो तहकीकात चल रही हैं अभी इस मामले पर, और अब ज़ाहिर आगे वो ट्रायल चल रहा है, देखते हैं उसके क्या नतीजे हो चुका है, अमल हो चुका है। हाँ। अमल आपके सामने हो चुका है। तहकीकात क्या, एक चीज़ का हमें पता है कि हो चुकी है, एक अमल हो चुका है, उसकी तहकीकात भी हो रही है और कुछ हमें भी इल्म है कि अमल कहां से शुरू हुआ और किसने किया। लेकिन एक मौक़िफ़ दूसरी साइड का भी आ गया ना, आप जाहिर है कि उस मौक़िफ़ को भी सुनना चाहिए और फिर वहां से कहा जा रहा है कि जी आप टीवी पर ऑन कैमरा इस ट्रायल को कर लें। किस मौक़िफ़ को? दूसरी साइड से भी मौक़िफ़ के अलावा मौक़िफ़ सुना, पीटीआई चेयरमैन का भी एक मौक़िफ़ आया ना, आपके मीडिया ने मीडिया पे इसके मौक़िफ़ के अलावा मौक़िफ़ चला किसका? बाकी तमाम को तो उठा के बाहर फेंक दिया गया, मौक़िफ़ चला ही इसी का। जो झूठ इसने बोला है, जो इसने तलबीस की है, जो इसने गलत इल्ज़ाम लगाया, मौक़िफ़ चला ही इसका। अब आके बराबरी हो रही है, अब आके होश आ रहा है कि नहीं वो मौक़िफ़ नहीं चलाना था एक वन साइडेड। चौधरी साहब को जो दुबई भेजा गया, जरा थोड़ा सा बंदा पेश होता है, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि जरा उस पर बात कर लें। मैं आप कंप्लीट कर लें, फिर जरा सवाल मेरा रख लें। मैं अपना कंप्लीट करूं। जी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। JIT के अंदर पेश होता है, तमाम इल्जामात के जवाब में उससे पूछा जाता है कोई सबूत, कहता है सबूत ही कोई नहीं है। ये तो उसकी पोजीशन है, उसके मौक़िफ़ लेंगे आप। अब आते हैं जहांगीर खान तरीन पे। जहांगीर खान तरीन को एक प्लान के तहत बनीगाला से आउट किया गया। तह प्लान के तहत इसने खुद किसके कहने पे आउट किया आपको भी पता है, हमें भी पता है। जहांगीर खान को विक्टिमाइज गलत किया गया। अच्छा। और जहांगीर खान का वापस आना बनता है। जी सर।
अच्छा, अब ये ओन चौधरी साहब गए दुबई और वहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी उस वक्त तक क़यादत मौजूद थी। अब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो वापस आ चुकी है। क्या चल रहा है वहाँ पर? क्या इलेक्शन में की तारीख का कोई डेडलॉक है या ये जो नाअहली ख़त्म हो रही है इससे मुतालिक कुछ सोच विचार कर रहे हैं? आगे कोई सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है? क्या मामला था? ओन चौधरी साहब क्या मैसेज लेकर गए? कोई इल्म नहीं जी। जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं होगा मैं उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी करूंगा। आई डोंट नो कि क्या मैसेज लेके गए और क्या था। ऑन इज़ द बेस्ट पर्सन टू बी आस्क्ड, आप उससे लाजमी पूछिए। दूसरी चीज़, सीट एडजस्टमेंट की एक बहुत चीज़ चल रही है। देखिए सर, इलेक्शन जब आएगा, इलेक्शन में हर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और इलेक्शन को एक सीरियस नोट के ऊपर लेकर जाना आगे बहुत ज़रूरी है। सीट एडजस्टमेंट वाली ये जो एक चीज़ चल रही है ये बहुत कबल अज़ वक्त है। इलेक्शन हम भरपूर तरीके से तमाम पार्टीज अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी, उसके बाद आगे क्या होता है लेट्स सी टू दैट सर। सही। तो खुर्रम साहब, आप, मैं इससे पहले शोएब साहब के पास जाऊँ, आपको लगता है कि आपकी राय क्या है? इलेक्शन होंगे, वक्त पर होंगे, निगरान हुकूमत टाइम पर कराने में कामयाब हो जाएगी? सर मेरी ज़ाती राय यह है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन को आगे लेके जाना चाहिए। मेरी ज़ाती राय यह है कि आपको इदारों को एक दफ़ा मजबूत करके मुल्क को एक स्टेबल कंडीशन में ला के, ये जिस कंडीशन में हम मुल्क को ले गए इससे निकाल के इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मेरी ज़ाती राय यह है कि जनरल इलेक्शन से पहले आपका लोकल बॉडी सिस्टम को मुतारिफ होना चाहिए। और वो आइन कहता है लोकल बॉडी सिस्टम के बारे में हुक्म देता है, हम उस तरफ आइन की शिकों पर नहीं जाते। मेरी ज़ाती राय यह है कि मुल्क जिस क्राइसिस से और जिस इकोनॉमी के बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और जिसकी कोशिश की गई है कि ये डिफॉल्ट हो जाए, शौकत तरीन और उन तमाम ने पूरी कोशिश की IMF के साथ मिलकर और यहां पर लोगों को मिला के कि पाकिस्तान खड्डे के अंदर चला जाए। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान खड्डे में भी जाने से बच गया। मेरी अपनी जाती ये पर्सनल राय है कि मुल्क अहम है, रियासत अहम है, इदारे अहम है। आप पहले मुल्क को स्टेबल करें, अगले जून जुलाई में इलेक्शन पे चले जाएं या जब भी जाएं, लेकिन स्टेबिलिटी जरूरी है, मुआशी स्टेबिलिटी जरूरी। सही हो गया। तो शोएब शाहीन साहब, ये अभी 50 दिन पहले अगर हम चले जाएं तो उस वक्त इलेक्शन कराने की डिमांड एक अपोजिशन जमात की जानिब से की जा रही थी और ये हुकूमत उस वक्त तारीख नहीं दे रही थी। उस वक्त ये कहा जा रहा था आप थोड़ा इंतजार करें, अभी मुल्क इस काबिल नहीं है, अभी फंड्स नहीं है, अभी सिक्योरिटी का इशू है। और आज हम देखते हैं 40-45 दिन गुजरे, उसके बाद सब कुछ अचानक से तब्दील हो गया, फंड्स भी आ गए, सिक्योरिटी का मसला भी हल हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि असेंबली अपनी मुद्दत पर ख़त्म होगी, अक्टूबर में इंतखाबात भी हो जाएंगे। तो ये अचानक क्यों, ये कैसी तब्दीली आ गई है? देखें, अचानक ये तब्दीली इसलिए है कि ये इनका एक बना बनाया मंसूबा था कि इन्होंने सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए अटैक करना था। इन्होंने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़ के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों के सर फाड़े और इमरान खान को उठा के ले गए। और उसके बाद जो प्रोटेस्ट होने लगा था, उस प्रोटेस्ट की आड़ में इन लोगों ने, PDM की जमातों ने और जो कुछ ड्रामा किया और 3-4 दिन सोशल मीडिया को बंद कर दिया, और सिर्फ इसलिए कि ताकि सच सामने ना आ सके, मीडिया सच ना दिखा सके, लोग ट्रू सेंस में कोई उसको पोस्ट ना कर सकें। इस ड्रामे की अब आड़ में जो कुछ हुआ गलत हुआ, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, लेकिन उस ड्रामे की आड़ में इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए क्रैक डाउन कराना था, PTI पे उनके बंदे पकड़ने थे, उनको जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको वो तो दूध का दूल्हा हो जाता है। और कल अली मोहम्मद ख़ान को 7वीं मरतबा गिरफ़्तार कर लिया। यानी जिसको अदालत छोड़ती है, अदालत ज़मानत देती है, वो तो वो तो बिल्कुल मुजरिम है जनाब, उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे पहले दिन, अब मुराद राज का आप ज़रा उठाएँ ना, पहले दिन वो IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें पता नहीं 23 कॉलें जनाब उसी दिन की हैं फलां बंदे के साथ, वो सारा दूध के दूल्हे हो जाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है चूँकि वो IPP में शामिल हो गए हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान किंग्स पार्टी बन गई है। इसी जहांगीर तरीन के बारे में जो कुछ कहा करते थे नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लोग कि वो चीनी चोर है, वो आटा चोर है, वो इमरान खान का ATM मशीन है, क्या हुआ उसका? जब उसकी इंक्वायरी हुई और FIA में साबित हो गया हाँ जी कि वो करप्शन में मुलव्वस है या जिस तरह की गलत इरेगुलर किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, सही, तो खान ने उसको अलग कर दिया। जब वो अलग हो गया तो आज उन दोनों एक दूसरे के कंधे में बैठने को तैयार हैं। ठीक है, शोएब साहब, ये ब्रेक से पहले मैं खुर्रम साहब का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू जान लूं, जो आपने पॉइंट उठाया। तो अब खुर्रम साहब, अगला इलेक्शन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लड़ेगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ ही लड़ेगी। बयानिया क्या होगा? क्यों इनको वोट ना दें? ये नाअहल हैं, ये इनकॉम्पिटेंट हैं, ये करप्ट हैं, क्या नारा लेकर आप आवाम के पास जाएंगे?
नहीं सर, हम नारा हक को बातिल का लेके अवाम के पास नहीं जाएंगे। हम नफरतों की उन वादियों से न तंग आ चुके हैं। हम उन तमाम ड्रामों से कि जो किसी को हम इलीग करें और उसके बाद तमाम वारदातें खुद डाल रहे हो, हम इनसे तंग। ये जमातें इन्होंने कोई करप्शन नहीं की हुई है अपने अदवार में? सर गुजारिश सुने ना, आप करप्शन की आप जाके नैब के अंदर केस कर दे, मैं कल कहना शुरू कर दूं कि बोल ने करप्शन की है, फलां चैनल ने की है, फलां चैनल ने की है। करप्शन आपका इशू है, दही वाले से शुरू करें, दूध वाले से शुरू करें, ऊपर तक चले जाएं। करप्शन अभी तक आपको करप्शन किया, मैं नहीं समझ आई पाकिस्तान की करप्शन का साइकिल क्या है। हमें ये देखना है कि हमने पाकिस्तान को अपग्रेड खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम रोकली साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कानून हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कुछ मुल्क की मईशत पर बात होगी, मजीद मेहमान हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा अभी तक नहीं हो सका। रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म IMF की MD को फ़ोन कर रहे हैं और फिर कौम को ये उम्मीद दिला रहे हैं कि बस 1-2 रोज़ में ये मुआहिदा हो जाएगा, चूँकि जो प्रोग्राम है पाकिस्तान और IMF का वो 30 जून को उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है और उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा। IMF की तमाम शराइत को पाकिस्तान पूरी कर चुका है। महंगाई यहाँ पर कई गुना बढ़ चुकी है। जो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में शरह सूद है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान से अपने कारोबार ख़त्म करके जा रही हैं। पेट्रोलियम सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनीज़ को यहाँ पर लॉस हो रहा है और उसकी वजह यह है कि डॉलर की प्राइस चूँकि बढ़ती जा रही है तो इस वजह से यहाँ से ये कारोबार समेटे जा रहे हैं। वैसे में पाकिस्तान की मईशत किस रुख पर जा रही है, आगे अगर IMF का ये प्रोग्राम नहीं पाकिस्तान को मिल पाता, नया मुआहिदा नहीं हो पाता, इतने ख़तरनाक हो सकते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। गुफ्तगू करते हैं इस पर खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। खुर्रम साहब, वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया IMF की MD को और कोशिश की कि किसी तरह ये मुआहिदा हो सके, IMF को मनाया जा सके। अमेरिका से भी पाकिस्तान बात कर रहा है, वो तमाम ममालिक जिनसे इस सिलसिले में मदद ली जा सकती है कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये मुआहिदा नहीं हुआ। अगर नहीं हो पाता तो हालात किस तरफ जाएंगे, क्या होगा फिर? जी शुक्रिया। मुझे लगता है मुआहिदा हो जाएगा और मुआहिदे में इशू नहीं है, ऑल्दो चांसेस अभी भी कम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुआहिदा हो जाएगा। और मुआहिदे के अंदर जो है एक हमारा जो रिव्यू है, 3 रिव्यूज़ हैं वैसे तो आपको पता है, एक रिव्यू हो जाएगा जिसकी वजह से हो सकता है हमें $1.2 बिलियन मिल जाए। लेकिन इशू ये है कि प्रोग्राम फिर फ़ौरन से एंड हो रहा है 30 तारीख को। अब उसके बाद फिर हम IMF प्रोग्राम से बाहर होंगे तो हमें अगर इंटरनेशनल डोनर्स जैसे वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB है और दूसरे डोनर्स हैं या चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE है, इन सब की अगर फंडिंग हमें कंटिन्यूसली चाहिए तो हमें फिर कंटिन्यूसली IMF प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। और हम 30 जून के बाद मुझे नहीं लगता कि हम IMF प्रोग्राम में होंगे, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा इनकम्प्लीट, तो फिर से वही प्रॉब्लम्स होंगे। तो और ये $1.2 बिलियन एक बार अगर मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए कोई 1 महीने का फ्यूल होगा, यानी 1 महीना हमें मज़ीद हम गुजार सकेंगे नॉर्मली। उसके बाद फिर से वही हमें इम्पोर्ट्स कंप्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा और तकरीबन 6 महीने तक मुझे नज़र नहीं आता दोबारा से IMF प्रोग्राम होगा और बड़ा प्रोग्राम जो हमें चाहिए वो होगा। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती तो वो जनवरी तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जब तक आएगी, जनवरी में जाके आप नया प्रोग्राम करेंगे। जब आपके इलेक्शंस नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट होंगे, नई गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी, तो मुश्किलात मुझे लगता है अगले 6 महीने हो सकती हैं। और अगर इस दरमियान अगर हमें कहीं से $4 से $5 बिलियन या $6 बिलियन मिलते हैं फिर थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएगा। लेकिन वो इसका मतलब 4-5 माह जो है वो कह रहे हैं आप बहुत सख्त हैं। तो ऐसे में फिर जो हुकूमत इकदाम उठा रही है इस वक्त, शरह सूद को 22% पर ले गई है और ये 22% का मतलब ये है कि कारोबारी तबका तो बिल्कुल पिस गया, उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। तो फिर ये पॉलिसीज़ और हुकूमत के ये इकदाम, इस पर अब क्या कहेंगे आप? फिर क्या ये इकदाम उठाने चाहिए हुकूमत को इस तरह के? देखिए 22% शरह तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है। और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री हो गई, कॉर्पोरेट्स हो गए, बैंकिंग सेक्टर हो गया, या और भी बैंकिंग सेक्टर के जो लोन्स हैं, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर इटसेल्फ नहीं, जो उसके लोन्स हैं वो किस तरह से रीपे होंगे, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है डेफिनेटली। क्योंकि हम ये सब IMF की कंडीशंस अगर हैं और हमने बहुत लेट किया है IMF को जाने के लिए और उसकी बात मानने के लिए, ये सब अगर हम लेट से सितंबर अक्टूबर में कर लेते या दिसंबर तक कर लेते या फिर जनवरी फरवरी तक हम ये सब चीज़ें हैंडल कर सकते तो शायद इस जो है नहज पे ना पहुँचते। लेकिन यहाँ से ऑफ कोर्स ऑनवर्ड्स जो है 22% के साथ सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नई जो है बहुत मुश्किल होगी अनटिल अनलेस आपके जो मिडल ईस्टर्न दोस्त हैं या चाइनीज़ हैं वो आपको फंडिंग करते रहें। और जैसे मैंने कहा $5 से $6 अरब की आपको ज़रूरत है,
वो आपको वहाँ से दे दें, तो फिर समझ में आता है कि आपको सर्वाइवल हो सकता है, आप डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे और आप जो है वो एटलीस्ट 6-8 महीने मज़ीद गुजार सकते हैं जब तक नया IMF प्रोग्राम नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जो शरह सूद है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी डेफिनेटली। और जो स्टेट बैंक है उसका शायद प्लान ये है, IMF का भी यही प्लान है कि आप लोगों को इंसेंटिव दें सेव करने के लिए, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं तो लोग शायद सेविंग की तरफ आएँ, बनस्बत इसके कि जो है वो खर्च ज़्यादा करें, लोग सेव ज़्यादा करें, ताकि आपकी महंगाई में रिलेटिवली कमी हो और लोगों की सेविंग्स बढ़ें। लेकिन ये एक वाहिद तरीका नहीं है जिससे ये सब किया जा सकता है। ये पूरा आपको एक प्रोसेस चलाना है, पूरा रिफॉर्म करना है, एक तरफ से फिस्कल डेफिसिट कम करना है, टैक्सेस को सही जगह लगाना है, खर्चों को कम करना है, खासकर एनर्जी का, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ का, और आपके पेंशन के इशूज़ हैं, ये सारे खर्चे कम करने हैं, और गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करना है, चाहे उनकी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे रेगुलेटरी जो है फुटप्रिंट हो, ये सारे इम्पैक्ट्स कम करने हैं। तो ये पूरा एक रिफॉर्म प्रोसेस है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि जी आप बस इंटरेस्ट रेट को नीचे कर दें या ऊपर कर दें तो सब कुछ हो जाएगा। पूरा रिफॉर्म प्रोसेस और फिस्कल साइड जो ना वो प्रॉब्लमैटिक है, उसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज खुर्रम साहब, हुकूमत का इस वक्त एक इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है, इसकी हकीकत क्या है? ये दरअसल ये मनसूबा है मुल्क की असासे बेचने का, या ये सरमायाकारी का कोई मनसूबा है? इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है? इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट की जो काउंसिल बनती है तो उसका मैंडेट देखना है कि क्या है, और उसका मैंडेट अगर ये है कि आपके मुल्क में सरमायाकारी आए, उसको सही से फैसिलिटेट किया जाए, और उसका जो है एक ऐसा फोरम बनाया जाए जिससे जल्दी जो है प्रोसेस कंप्लीट हो। इन्वेस्टर की जो इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं? एक तो ऑफ कोर्स एक मैक्रो इकोनॉमी है, पूरा एक 360 डिग्री जो है वो पर्सपेक्टिव लेना चाहिए कि हमारे रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं, रेड टेप है, हमारे यहाँ करेंसी के इशूज़ हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों को पैसा लेके जाने में प्रॉब्लम हो रही है, इन्वेस्टर लेकर आता है पैसा तो उसे आने में इतना टाइम लग जाता है, इतने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, इतने प्रोसेस हैं, इतने फिजिकल प्रोसेस आज भी हैं, फिजिकली परफॉर्म करने पड़ते हैं, डिजिटल मीन्स के थ्रू हम बहुत कम अभी भी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रूम है इसमें। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है। अपॉर्चुनिटी अपनी जगह होती है किसी भी मुल्क में, लेकिन उसको उस अपॉर्चुनिटी को टाइम पे एक्सप्लॉइट करना या उस वक्त जो है इस अपॉर्चुनिटी के लिए कोई इन्वेस्टर अट्रैक्ट करना, उसका पूरा एक प्रोसेस, इन्वेस्टर जर्नी जिसे कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी एक इन्वेस्टर का जर्नी ख़राब होता है तो 10-100 इन्वेस्टर्स के पीछे नहीं आते, और किसी एक इन्वेस्टर का जर्नी अच्छा होता है तो 50-100 इन्वेस्टर्स वो लेकर आता है। तो ये जर्नी हमें ठीक करना है। तो ये जहाँ तक असासों का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट अगर हमारे पास हैं, टूरिज़म में हैं, आपकी जो है वो एग्रीकल्चर में है, टेक्नोलॉजी में है, लॉजिस्टिक्स में है, केमिकल्स में है, रिफाइनरी में है, पूरी केमिकल की जो है वो सप्लाई चेन है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। उसे कैसे पैकेज करना है, स्ट्रक्चर करना है, इन्वेस्टर को लाना है, उसे कैसे फैसिलिटेट करना है। फैसिलिटेशन एक पार्ट है, मैं ये कहूँगा, बहुत बड़ी चीज़ें और बाकी हैं जो हमें करनी है। तो अगर ये सब हम कामयाब होते हैं इसमें तो वाई नॉट, आपकी यहाँ तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आप 5वां बड़ा पॉपुलर कंट्री है दुनिया में, लोग खाते हैं, पहनते हैं, उड़ते हैं, सब डिमांड्स हैं, तो क्यों ना जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट का रूम बहुत है, सिर्फ उसे किस तरह से हमें जो है वो प्रोसेस करना है, कैसे इन्वेस्टर जर्नी को कामयाब बनाना है, कैसे इन्वेस्टर्स को खुश रखना है, चाहे टैक्सेशन के इशूज़ हों, चाहे वो रेगुलेटरी और इशूज़ हों, पैसा लेकर जाना और लेकर आना आसान हो, क्विक हो बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें होंगी तो फिर ये आपके यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट आएंगी। चाहे वो असासे बेचने हो, किसी को असासे बेचेंगे भी आप तो असासे क्यों लेगा? पहले तो ये कि लायबिलिटी ज़्यादा है, असासे कम है आपके पास। जो प्राइवेट सेक्टर अगर आप देखें, पब्लिक सेक्टर अगर आप देखें तो उसमें ज़्यादातर लायबिलिटीज़ हैं आपकी जो है ना वो बड़ी जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं, चाहे वापडा हो, PIA हो, पाकिस्तान रेलवेज़ हो, और आपके जो है स्टील मिल हो, आप देखें ज़्यादातर वो लायबिलिटीज़ हैं, असासे तो कम है। उनमें असासे हैं, बट बात ये कि आज हमने उनको लायबिलिटीज़ बनाया हुआ है और उनको हम ठीक भी नहीं करते। स्ट्रक्चर तो ठीक करें, जब आपकी इकॉनमी बैठी होती है उस वक्त इसका स्ट्रक्चर सीधा किया जाता है, ताकि जब इकॉनमी उठना शुरू करे तो इन्वेस्टर के लिए वो प्रोडक्ट रेडी हो। तो थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये सब कुछ किया जा सकता है, और इस तरह के फैसिलिटेशन सेंटर्स तो ज़रूरी हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होने ही चाहिए। ये हम इस तरह करते हैं कि जी अब हमने लॉन्च कर दी, ये तो हमेशा से होना चाहिए था, और इससे बहुत बेहतर होना चाहिए, और भी काम इसमें हो सकता है, और इस पर कॉम्पिटेंट टीम डाली जा सकती है।
और प्रोफेशनल्स जो सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट्स हैं उनको लाया जा सकता है, ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच बने, एक स्ट्रैटेजी बने, एक बाहर वालों को भी पता चले कि हम सीरियस हैं, कमिटेड हैं। मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव बुरा नहीं है, लेकिन इसको कैसे तो खुर्रम साहब, इस वक्त जो कि मईशत तो बहुत बुरे हाल में है, ज़ाहिर है महंगाई इस वक्त अपने उरूज पर है। पिछले 75 साल में कभी पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं हुई। एक आम आदमी इस वक्त बहुत परेशान है। हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं लेकिन इकनॉमिक पॉलिसी नहीं तब्दील होती है, एक आम आदमी के हालात नहीं तब्दील होते। इन हालात में क्या उम्मीद वो रखे? कोई उम्मीद की किरण कोई नज़र आती है? कोई ऐसे इकदाम क्या लिए जा सकते हैं कि ये एक आम आदमी के हालात बेहतर हों, मुल्क की मईशत बेहतर हो, ये आशारिये बेहतर हों? और फिर अगर कोई हुकूमत सीरियस होकर संजीदगी के साथ ऐसा सोचे भी तो उसको कितनी मुद्दत दरकार होगी? चूँकि यहाँ तो 4-5 साल में एक हुकूमत ख़त्म हो जाती है, दूसरी आती है, वो अपनी नई पॉलिसी लेकर आती है, उसको भी सेटल होने में 2-3 साल लगते हैं कि उसके अख्ताम का वक्त आ जाता है। कितनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है और कितनी मुद्दत दरकार होगी इस वक्त मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए? मतलब नुक्ता आगाज़ तो इसका होना चाहिए ना। देखिए, बैटरी तो मैंने कहा ना, जैसे कि 6 से 7 अरब डॉलर आपको आज कहीं से मिलें तो वो आपको बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। उसके सकता है कि 6-8 महीने का एक रूम आपको मिल सकता है जिसमें बहुत वॉर फुटिंग बेसिस पे कोई प्लान कर सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कोई डायरेक्शन दे सकते हैं इकोनॉमी को, और मोटी मोटी चीज़ें आपने करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने पता नहीं कोई रॉकेट साइंस है और बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपको सिस्टम में बैठ के सिस्टम को बेहतर करना है और लोगों को ऑनबोर्ड करना है, कमिटमेंट लेकर आनी है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है, कोई कंसेंसस क्रिएट करना है चीज़ों पे। तो आपको एक वो पावर चाहिए जो कि कंसेंसस क्रिएट करे, पॉलिटिकल पावर वो चाहिए जो कि कंसेंसस क्रिएट करे और पॉलिटिकल पेन ले और शुरू करे लार्जर इंटरेस्ट के लिए कि जी हमने कंट्री को 50 साल 100 साल आगे देखना है और बेहतर ग्रोथ देखनी है, पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है, टैक्सेस को जहाँ लगाना है वहाँ लगाएं, खर्चों को ड्रास्टिकली काटें। ये सबसे बड़ा जो है ना वो इस वक्त बीमारी है हमें कि फिस्कल जो है ना हमारा बैलेंस नहीं है और बहुत ही मुश्किल में हम गिरते जा रहे हैं। सारा ज़्यादातर जो है टैक्सेस से कम और कर्ज़ों से ज़्यादा फंड हो रहा है, और जो फंड हो रहा है वो भी कहाँ जा रहा है पैसा, उसको ज़रा बैठ के एक पाई का हिसाब करें और उसको सही जगह लगाएं, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, डिजिटाइजेशन पे लगाएं, टेक्नोलॉजी पे लगाएं, और फिर आगे आप जो है वो चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमी को बेहतर करें, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बेहतर करें, ट्रेड को बेहतर करें। रिफॉर्म्स आपको जब तक आप नहीं करेंगे, और 3 चीज़ें एक साथ आपको चलानी है, IMF प्रोग्राम में रहकर, बड़े प्रोग्राम में रहकर रिफॉर्म प्रोसेस और गवर्नेंस से स्टार्ट करना है। गवर्नमेंट खुद अपने आप को कम करे, अपना साइज़ कम करे, अपना इम्पैक्ट कम करे, अपनी जितनी उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसको डिवॉल्व करें नीचे प्रोविंसेस डिवॉल्व करें लोकल गवर्नमेंट्स को। पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो ना, एक वेल थॉट आउट प्रोग्राम प्लान चाहिए आपको, और वो उसमें मोटी मोटी चीज़ें आप स्टार्ट करें और ऐसा ऐसा जो है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान में लेके जाए। आपको 3-4 साल लगेंगे इस पूरी प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में और रिजल्ट्स आने में, लेकिन आज शुरू तो करें। तो IMF प्रोग्राम में रहते हुए ये प्लान पूरा रिफॉर्म्स का और साथ में कर्ज़ों की जो है वो रीप्रोफाइलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग इस काम करें। तो ये 3-4 चीज़ें पैदल चलेंगी, फिर जगह जाके आपकी जो है वो इकॉनमी में सही तरीके से बेहतरी आएगी। अदरवाइज़ आप यही फायर फाइटिंग में चलते रहेंगे, वर्ज पे रहेंगे, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपके साथ जो है वो आपको सही से जो है वो इंटरटेन नहीं करेंगे, कंट्रीज़ भी नहीं करेंगे, डिप्लोमेसी में भी आप इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो इकॉनमी पे आप जो भी है वो बहुत ज़्यादा उसे काम करने की ज़रूरत है और प्रायोरिटी की ज़रूरत है। सब कुछ हो सकता है, प्रायोरिटी, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंट टीम के साथ। ठीक है, चलें, ये वो मोटे मोटे आप कह रहे हैं कि जो उठाएं, अगर रिफॉर्म्स किए जाएं, गवर्नेंस को भी थोड़ा बेहतर किया जाए, गवर्नमेंट का साइज़ थोड़ा सा कम किया जाए, चूँकि हम देखते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ काबीना होती है और फिर कितनी वो मरात ले रही होती है, कितने सारे वज़रा और मुशीर एक साथ काम कर रहे होते हैं और उन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो ये भी देखा जाए। और फिर IMF के प्रोग्राम में रहते हुए जो बेहतरी हो सकती है, चूँकि अगर IMF के अगला प्रोग्राम में मिलता है तो उसके बाद भी अगले 5-6 माह पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, चूँकि सिर्फ 1.2 अरब डॉलर ये आने हैं और वो भी आने की अभी तक कन्फर्मेशन हुई नहीं है। अगले 1-2 दिनों में उम्मीद ज़रूर है, लेकिन अभी तक कोई हतमी तौर पर बात नहीं कही जा सकती। और अगर खुदा न खास्ता अगर ये नया प्रोग्राम नहीं मिलता पाकिस्तान को, ये मुआहदा नहीं हो पाता, तो शायद पाकिस्तान के लिए हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएं। दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द ये प्रोग्राम पाकिस्तान को मिले और IMF के साथ पाकिस्तान के मामला तय पा जाएं, ताकि मुल्क की मईशत में वक्ती तौर पर ही सही लेकिन थोड़ी बेहतरी आ सके। और उसके बाद फिर अगर विल हो हुकूमत की और इंटेंशन हो तो हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक तवील वक्त और प्लानिंग दरकार होगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं।
जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।